बरादारी चारों का यकरंदी पदा वशत के गप्पाना धीमा बरान कने ओ मामलात मांचुश पेशाई बश गए था कि अमा मामला के अस्ता अमा चिस्तेर के अस्ता आवदा मालू के नफसित कुजा रहोते मालू के नफसित बास जगह में गिंदे के ई जंजाला ने तो का ई चिस्तेरा ने तो का उसे छेड़ तर रही थे मालू के अव्वली लोट चिया मालू के रंदी लोट चिया भले सियासते तहा या सियासी पार्टियां नी तहा आयानी वती लोट चिया इशा अरकस जानते के सियासी पार्टी के अस्ते जायरे आयनी अमा के रहबंद बिते आ वती अमा रहबंदा बरग लूटा देमा आ अमा रहबंद के आइए अमा वोटर के अस्ता या आइए अमा मर्दम के अस्ते आ पार्टी मंशूरा मन्नोगे मंशूर मन्नोगेरा आइए नफुसी तायरी वस्ता गिश्तरे बुर्जरे चीज बैठे मैं ये गुरा इदा पीएमएल नवाज आचे खालिद मुमताज अमरादारी करेंगे चारे के ई नोके मामले या खालिद मुमताज चितौर चारी। अस्सलाम वालेकुम खालिद मुमताज साहब। वालेकुम सलाम जी जनाब, कैसे आप? बस दुआएं। खालिद मुमताज डॉक्टर इशरतुल इबाद की बेइज्जते गवर्नर सिंध दोबारा वापसी को आप किस तरह से तज्जिया करते हैं? देखिए जी, गवर्नर साहब की वापसी तो खुद एमकेएम का और एमकेएम की अपनी जमात का की पॉलिसी है और वो जो बेहतर समझते हैं उन्होंने जो है वो किया है, क्योंकि इतनी तेजी से बदलती हुई सूरत हाल पर मैं समझता हूँ कि कोई तबसरा भी इंतहाई मुश्किल काम हो चुका है। क्योंकि बज़ाहिर माजी में ऐसा लगता था कि शायद किसी सतह पर भी हुकूमत में कोई वापसी मुमकिन नजर नहीं आती। जो कुछ हालात पिछले दिनों पैदा हुए और जो कुछ शहर की हालात और जो तब्दील हुए थे और उसमें जिस तरीके के इल्जामात भी लग रहे थे और जो पूरी कराची का जो अमन तबाह हुआ था, उसके नतीजे में ये समझा जा रहा था कि शायद अब ये एमकेएम मुकम्मल अपोजिशन का ही किरदार अदा करेगी। लेकिन बहरहाल चूंकि एमकेएम एक तीसरी बड़ी सियासी जमात है और ये उसके रहनुमाओं और लीडरों का अपना फैसला है, तो मैं समझता हूँ कि इस बात पर तो बेहतर राय वही दे सकते हैं कि उन्होंने किन हालात में और किस वजह से ये फैसला किया है। लेकिन खालिद मुमताज, आप इस पर एक तज्जिया तो कर सकते हैं, वो ये कि आया इस वापसी को आप क्या समझते हैं कि हुकूमत अपने कुछ चीजों को मनवाने में कामयाब रही है या एमकेएम दोबारा वापसी को यानी कि उसकी दोबारा हुकूमत को ज्वाइन करने को आप किस तरह से देखते हैं कि इनके मामलात जो थे एमकेएम कुछ चीजों के बारे में रियलाइज किया कि अगर मैं हुकूमत के साथ ना जाऊं तो मैं पीछे रह जाऊंगी? देखिए, अगर हकाइक पर मबनी बात हो और हकाइक पर गुफ्तगू की जाए, अगर अपोजिशन या हुक्मरान अगर सच बोल रहे हो और वो सच अगर सामने आ रहा हो, तो हम ये कह सकते हैं कि साहब किन बुनियाद पर और किन हकाइक पे और किन वजूहात की बिना पर यह फैसला किया गया है। लेकिन जब सच्चाई भी सामने ना हो, बज़ाहिर एक दूसरे के सामने इस तरीके से गुफ्तगू की जाए कि जैसे कोई सियासत नहीं बल्कि कोई दुश्मनी का किरदार अदा किया जा रहा है और फिर फौरन ही ऐसी तब्दीली आ जाए जिसके नतीजे में अवाम ये सोचे कि ऐसा क्यों हुआ, तो जब मौक़िफ़ सामने हुकूमत का भी वाज़ेह ना हो और मौक़िफ़ सामने अगर अपोजिशन का भी ना हो, तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि किन बुनियाद पर और किन 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 चीजों को तरजीह देते हुए ये फैसला किया गया। असल हम तो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस वक्त हुकूमत की तरजीहात क्या है और हुकूमत को अपने अपने मामलात को चलाने के लिए तरीक़ेकार क्या है। क्योंकि बज़ाहिर जो कुछ जुल्फ़िकार मिर्जा साहब ने बयान दिया, मैं समझता हूँ कि वो भी शहर की और इस सूबे के अमन को खराब करने के मुतरादिफ था, लेकिन उनको भी खामोशी से ले जाकर बिठा दिया गया, ना कोई इंज़िबाती कार्रवाई की गई, ना ये कहा गया कि साहब उस बयान के नतीजे में जो शहर में 15 जानों का नुकसान हुआ, जो 40 से ज्यादा ट्रांसपोर्ट का नुकसान हुआ, 3 दिन तक शहर जो है वो अजियत और अलमनाक सिचुएशन में रहा, इसका कौन जिम्मेदार है? अगर आप इसी तरीके से फैसले करते रहे, अवाम ये सोचने पर मजबूर होगी कि आखिर ये हमारे हुक्मरान किस तरीके से मुल्क को चलाना चाहते हैं। और न ही ये तरीक़ेकार कभी माजी में हुआ कि बज़ाहिर मामूली बात पर आप बहुत बड़ी हालात तब्दील होते हुए नजर आ रहे हो और फिर उसके बाद एक तरफा जो है वो फैसले तब्दील होकर जो है वो दूसरी सूरत हाल इख्तियार कर ले। खालिद मुमताज कर दूं
कि मैं ये समझता हूँ कि अवाम इस किस्म की चीजों से परेशान है और वो ये समझते हैं कि शायद हमारे जो मसाइल है बुनियादी, चाहे बिजली, पानी, गैस और रोजगार, अमन, इन सब पर तय करने के बजाय शायद हुकूमती मशीनरी अपनी हुकूमत के अरसा पूरा करने के लिए सारी जद्दोजहद कर रही है। खालिद मुमताज, इस पीरियड में जो ग्रैंड अलायंस का जो शोर सुनाई दिया, आप उसके मुस्तकबिल को कैसे देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक ग्रैंड अलायंस की बात है, वो तो अभी अपने किसी हतमी नतीजे पर थी नहीं, अभी तो उसकी शुरुआत हुई थी और शुरुआत के ही अमल में अगर सियासी जमातों के मौक़िफ़ में तब्दीली आ जाए तो ग्रैंड अलायंस बने या ना बने, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो पहले भी एक अपोजिशन का किरदार अदा कर रही थी, वो अब भी अपोजिशन का किरदार अदा करेगी। और ये हम ये समझते हैं कि जो बात सच है और बेहतर है और अवाम के मफाद में हमें करनी चाहिए, चाहे उसके नतीजे में इक़्तिदार हमसे दूर कितना ना हो जाए। लेकिन बात यह है कि जो बात आप बेहतर समझते हैं और सच समझते हैं, उस पर अपने मौके पर कायम रहने की जरूरत है। और मैं ये समझता हूँ कि शायद इस वक्त अभी भी मामलात बहुत ज्यादा क्लियर और वाज़ेह नहीं है, शायद वक्त के साथ और हालात के साथ इसमें कुछ तब्दीली पैदा होगी और जो लोग भी अपोजिशन का रोल अदा करने के लिए तैयार होंगे, उनके साथ कोशिश होगी कि वो एक अपोजिशन को मुस्तहकम और बेहतर बनाया जा सके। खालिद मुमताज, जिस तरह रजा हारून ने कहा कि गवर्नर आ रहे हैं और लेकिन एमकेएम किसी काबीना में या हुकूमत के साथ शामिल नहीं होगी और मजबूत अपोजिशन का किरदार अदा करती रहेगी, तो क्या इस बयान के बाद आप ये समझते हैं कि ग्रैंड अलायंस में वो अब भी आएंगे? देखिए, पहली बात ये है कि अगर रजा हारून साहब हमारे मुअज़्ज़िज़ एमपी हैं और रहनुमा हैं, उनका ये मौक़िफ़ हो सकता है कि इस पर वो आइंदा कायम रहे, या मुमकिन है कि इशरतुल इबाद साहब की आमद के बाद मुमकिन है, वैसे तो उनकी पार्टी का फैसला होगा कि शायद वो वजारतों में भी आए, और अगर वो नहीं आते तो उनकी हिकमत अमली क्या होगी? क्योंकि हमने पूरी तारीख में कभी ऐसा नहीं देखा कि गवर्नर या वजीर आला हमारा हो और बाकी लोग अपोजिशन करे। अगर कोई न्यूट्रल आदमी बैठा होता है जिसका ताल्लुक उनकी पार्टी से ना होता तो फिर भी कहा जा सकता था कि शायद इख्तिदार के मामले में दोस्ती ना हुई हो और बाकी मामला तय करने के लिए हुकूमत चलाने की कोशिश की जा रही हो। लेकिन जब इशरतुल इबाद साहब आ जाएंगे तो मैं अपनी दाखिल में ये कह सकता हूँ कि मुमकिनात में शामिल है कि आइंदा चंद दिनों में हुकूमत में वापसी भी मुमकिन हो जाए। और चूंकि ये मैं सोच रहा हूँ, शायद अगर चूंकि ये फैसला तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं को खुद करना है कि वो इसमें हुकूमत में किस तरीके से शामिल होंगे, क्योंकि जिस तरीके से हुकूमत की नाअहली को गुज़िश्ता दिनों में एमकेएम ने चैलेंज किया है और जिन जिन कमजोरियों और कोताहियों का जिक्र किया है, वो खुद एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर हुकूमत अपोजिशन में चंद दिन में ही मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने हुकूमत पे करप्शन समेत और दीगर चीजों पर जो इल्जामात लगाए हैं, मैं ये समझता हूँ कि अगर उनका भी जवाब देना खुद इनके लिए एक मुश्किल मरहला होगा। लेकिन शायद मैं ये समझता हूँ कि इशरतुल इबाद साहब की वापसी अभी ये जो है ये एक पहला खतरा है दोबारा से इस हुकूमत के साथ अपने आप को शामिल करने का। वो शायद चंद दिनों के बाद ही इस असरात को हम बेहतर समझ पाएंगे, आया अब एमकेएम और हुकूमत किन खतूत पर सोच रही है। तो जनाब अल्ताफ हुसैन का जो हिदायत थे उसके बारे में डॉक्टर इशरतुल इबाद के और उन हिदायत की बुनियाद पर वो दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इसके बाद एमकेएम जिस पोजीशन पर अपने आप को ठहराने की कोशिश कर रही है, यानी कि अपोजिशन के पोजीशन में, क्या वो बोल्ड अपोजिशन का इन मामलात में क्या बोल्ड अपोजिशन का किरदार अदा कर पाएगी या नहीं? देखिए, मैं इससे पहले भी तो ये अर्ज कर रहा था ना कि देखिए, जब तहरीक अल्ताफ हुसैन साहब की हिदायत पर इशरतुल इबाद साहब गवर्नर का सिंध हुकूमत का हिस्सा बनेंगे तो ये कैसे मुमकिन होगा? क्योंकि बज़ाहिर एज ए सियासी कारकुन मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे मुमकिन होगा कि फिर बाकी अपोजिशन का किरदार मौसर अंदाज में अदा होगा। और अभी तो ये भी मरहला तय होना है कि आया उन्होंने मुकम्मिल हतमी फैसला कर भी लिया है कि जिस तरीके से गवर्नर की वापसी हुई है, आइंदा चंद दिनों के बाद मे भी पॉसिबल कि वो हुकूमत के अंदर भी वापस आ जाएंगे। तो ये कहना कि वो कोई मौसर किरदार अदा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे,
मैं समझता हूँ कि इस मरहले पर जो है हम कोई राय नहीं दे सकते। ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का अपना जाती फैसला है, गवर्नर की वापसी उनका जाती फैसला है, जो कि गवर्नर की वापसी किसी अपोजिशन के किरदार को अदा करने की दावत नहीं देती। उनकी वापसी हुकूमत में है और एक हुकूमत में इस अहम ओहदे पर आने के बाद अब ये भी मुमकिन है कि आइंदा ही वो मुकम्मिल हुकूमत का हिस्सा हो कि वो इनकार कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि शायद जब तक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट खुद इस बात पर वाज़ेह ऐलान नहीं करेगी और मुसलसल तसलसल के साथ वो एक अपोजिशन का किरदार अदा नहीं करे तो हम ये नहीं कह सकते कि उसका अपोजिशन का किरदार होगा या हुकूमती किरदार होगा। खालिद मुमताज, इस मामले को आप कैसे इस तरह आप देख सकते हैं कि अचीवमेंट किसकी हुई, पीपल्स पार्टी की या एमक्यूएम की? ये आपकी आवाज नहीं आई था खालिद मुमताज, मैं कह रहा हूँ ये जो डेवलपमेंट हुई है इसको आप किस तरह कहेंगे कि ये अचीवमेंट किसकी थी, एमक्यूएम की या पीपल्स पार्टी की? देखिए, इस डेवलपमेंट को अगर हम ये देखें तो जुल्फ़िकार मिर्जा साहब के बयान के बाद जो शहर के अंदर कशीदगी पैदा हुई थी और जो माहौल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी का बना था, शायद उसमें कुछ कमी आ जाए। लेकिन जब इशरत लिबास साहब गवर्नर भी थे तब भी शहर के हालात ऐसे नहीं थे जिसे हम ये कह सकें कि वो बहुत ज्यादा बेहतर थे और आवाम को सुकून हासिल था। उससे पहले भी शहर में न टारगेट किलिंग रुकी थी, न ही शहर के अंदर जो है वो कोई माशी डेवलपमेंट हुई थी, न ही ये शहर या सूबा जो था वो रोजगार के हवाले से बहुत आला और अरफा हो गया था। तो मैं ये समझता हूँ शायद किसी एक हद तक जो इन दोनों पार्टियों के दरमियान कशीदगी है उसमें कुछ कमी आ जाए। लेकिन चूंकि हुकूमत मजबूरी तौर पर ऊपरी सतह से ही अवामी मफादात को तरजीह देने के बजाय इक़्तिदार को तूल देने की हिकमत अमली तय करती है, उसे अवाम के मसाइल से मैं समझता हूँ ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। तो उसका हर अमल जो है वो अपने इक़्तिदार के गिर्द ही घूमता हुआ नजर आता है, उसको इस्तेहकाम बख्शता हुआ नजर आता है, उसको मजबूत करता हुआ नजर आता है, लेकिन अवाम के मसाइल पर तवज्जो देता हुआ नजर नहीं आता। लेकिन इन मामलात में अवाम खुद कहाँ है? अवाम खुद कहाँ है? यानी कि अवाम खुद कहाँ है? मैं ये अर्ज कर दूं कि मैं ये समझता हूं कि शायद मुल्क के अंदर जो अवाम की अपनी हालत ऐसी हो चुकी है कि वो न तो इस वक्त रोडों पे निकलते हुए नजर आती है और न ही अपने बुनियादी मसाइल के लिए कोई सरापा एहतजाज बनती हुई नजर आती है। लेकिन वक्तन फवक्तन लोग जो है वो अपने इन एहसासात का, अपने इस गुस्से का इजहार करते रहते हैं। लेकिन क्योंकि इस वक्त वो अपने जाती मसाइल में इस कदर घिरे हुए हैं कि वो शायद इस वक्त उनको जो है वो अपनी आवाज को उठाना भी मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। और दूसरी तरफ ये कि जो पार्टी अवाम के अंदर मौजूद है और जो पार्टियां अवाम के दरमियान अपनी रूट रखती है, उनकी भी इस पर कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं है, जिसकी वजह से है वो दुश्वारियां अपनी जगह मौजूद है। खालिद मुमताज, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे साथ रहे। मोड़ादारी चारू का इशत पीमेल नूने खालिद मुमताज वती गप्पना जने गया मा गप्पना देमा गिशिनान कने बलेदा गुंडे उश्तिया पद।